जैन फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम 2023 का बायोलॉजी का दोस्तों 27 फरवरी को पेपर देने आप जा रहे हो। ये दोस्तों आप सब जा रहे हो दोस्तों, तो यह वीडियो आप सबके लिए है, क्योंकि दोस्तों आप सबको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से अध्याय 1 से लेकर अध्याय 10 तक आप सबका एक ही वीडियो पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं। दोस्तों यदि आप चाहते हो कि आपके अपने बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी के पेपर में एक अच्छा नंबर आए, तो दोस्तों इसके लिए आप सबको एक अच्छा दोस्तों बिल्कुल पढ़ के जाना होगा, कंटेंट लेकर जाना होगा माइंड में। तो दोस्तों आप सबको यह वीडियो में हम बहुत ही बेहतरीन कंटेंट देने वाले हैं दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा अंत तक दोस्तों। आप सबका 100% दोस्तों पूरा का पूरा दोस्तों 65 नंबर पक्का करा दूंगा। 65 नंबर इसलिए दोस्तों कि क्योंकि 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव दोस्तों हम इसमें नहीं बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आप सबका 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव दोस्तों आप सबको ऑलरेडी हम बना चुका हूं, जो कि दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हम दिए हुए हैं लिंक, ठीक है, जाके देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों आप सबका 65% 100% दोस्तों 100% आप सबको दोस्तों मिलेगा, इसकी दोस्तों हमारी गारंटी है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों। कुछ ही दोस्तों एक आध घंटे का दोस्तों 40-45 मिनट का वीडियो है दोस्तों, इसको पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों आपको यहां बताते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, जनन से आप क्या समझते हैं? जनन से आप क्या समझते हैं? देखिएगा उत्तर क्या है दोस्तों, अपने ही शब्दों में मैंने लिखा हूं, अपने वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जीवों द्वारा अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्रिया को ही जनन कहते हैं। ओके, यानी दोस्तों जब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि क्या होता है, जैसे इंसान है, मानव है दोस्तों, तो अपनी वो वंश को चलाने के लिए क्या करता है, जनन करता है, जिससे कि एक के बाद एक क्या होते हैं, बच्चे आते रहते हैं, पीढ़ियां आती रहती हैं एक के बाद एक, ठीक है दोस्तों, यही जनन होता है। यदि जनन ना हो दोस्तों तो क्या हो, पूरा का पूरा दोस्तों वो खत्म हो जाएगा। यानी दोस्तों जैसे कि कोई जैसे बहुत सारे जीव जैसे विलुप्त हो गए हैं, तो उनमें दोस्तों जनन नहीं हो पाया, जिससे दोस्तों वो क्या हुए, विलुप्त हो गए। अब देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? अनिवार्य इसलिए है क्योंकि दोस्तों वंश को चलाना है। इस तरह से दोस्तों तो इसका आंसर होता है, लेकिन इसका दोस्तों हम एक दोस्तों सही तरीके से बताते हैं। क्या है, जनन एक जैविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जीव अपने ही जैसे अन्य जीवों को जन्म देता है। पृथ्वी पर जीव की निरंतरता जनन द्वारा ही संभव होती है। ओके, अतः अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जीवों में जनन अनिवार्य है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबका, जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? जरा बताइएगा कितने होते हैं। आप सब तो पढ़े होंगे, लेकिन देखिएगा इसका आंसर भी हम यहां बता रहा हूं। जौ या गेहूं के 100 ग्राम दाने बनाने के लिए 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में दोस्तों यह क्वेश्चन पूछ लेता है। अब बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजिन तथा एंटी फर्टिलाइजिन प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। यह दोस्तों आपके पेपर में हर वर्ष आता है, इस बार भी आया था दोस्तों 2022 में, अब आ रहा है दोस्तों इस बार भी। देखिएगा आंसर क्या है दोस्तों, अणुओं से फर्टिलाइजिन तथा शुक्राणुओं में एंटी फर्टिलाइजिन स्रावित होते हैं। इसकी क्रियाशीलता से ही शुक्राणु व अंडाणु का अंशजनन होता है, ठीक है, अंशजनन होता है, इनके शुक्राणु और अंडाणु की अंशजनन होता है, ठीक है, क्रियाशीलता से ही दोस्तों होता है, ये ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझाते हैं। प्रथम परखनली शिशु का नाम बताइए कौन सा है, लुईस जाय और ब्राउन। लुईस जाय ब्राउन, यही दोस्तों क्या होता है, प्रथम परखनली शिशु का नाम है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया? बताइएगा किसने दिया था, W.S. सटन ने दिया था तथा थियोडर बोवेरी ने दिया, ठीक है, ये दोनों का दोस्तों नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे कम जीन किस गुणसूत्र में होते हैं? बताइएगा सबसे कम जीन किन गुणसूत्र में होते हैं? तो इसका राइट आंसर वाई गुणसूत्र में सबसे कम होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, लगभग 231 जीन होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के निर्माण में कौन सा एंजाइम भाग लेता है? यानी डीएनए से ही डीएनए के निर्माण में कौन सा एंजाइम भाग लेता है? तो डीएनए में दोस्तों याद रखिएगा डीएनए पॉलीमरेज दोस्तों यही क्या होता है, भाग लेता है डीएनए से डीएनए को निर्माण करने में। ओके, अब दोस्तों आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया बताइएगा, चार्ल्स डार्विन,
ने दिया। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, लेकिन दोस्तों यह आपका लघु उत्तरी अति लघु उत्तरी भी दोस्तों क्वेश्चन है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु जनित 4 रोगों के नाम लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चेचक, स्मॉल पॉक्स, ये दोस्तों क्या होता है? वेरियोला विषाणु द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिएगा पोलियो जो होता है दोस्तों, वो पोलियो माइलिटिस वायरस द्वारा होता है। ठीक है, पोलियो माइलिटिस वायरस द्वारा होता है। और जो रेबीज होता है दोस्तों, वो स्ट्रीट वायरस द्वारा होता है। ठीक है, और जो दोस्तों एड्स होता है वो HIV द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों जुकाम, जो दोस्तों सर्दी में होता है, रहाइनो द्वारा, यानी दोस्तों रहाइनो वायरस द्वारा होता है। यह दोस्तों क्या? जुकाम। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मधुमक्खियों द्वारा निर्मित किए जाने वाले 2 प्रमुख उत्पादों के नाम लिखिए। मधुमक्खी द्वारा निर्मित किए जाने वाले 2 प्रमुख उत्पादों के नाम दोस्तों क्या है? देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन वीडियो भाई साहब, याद रखना। ये दोस्तों देखिएगा मोम और दोस्तों शहद जो होता है वो मधुमक्खी द्वारा निर्मित किया गया दोस्तों 2 ऐसे प्रमुख उत्पाद हैं। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न अगला, अमोनिफिकेशन क्या है? अमोनिफिकेशन क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन नाइट्रोजनी पदार्थों से सूक्ष्म जीवों जैसे बेरिलियस, रेमोसस आदि की उपस्थिति में अमेनिया का निर्माण अमोनियाफिकेशन द्वारा, मतलब अमोनियाफिकेशन कहलाता है। यानी दोस्तों बेरिलस, रेमोमस आदि की उपस्थिति में अमेनिया का निर्माण अमोनियाफिकेशन कहलाता है। ठीक है, इन दोनों की उपस्थिति में इसका दोस्तों निर्माण ही अमोनियाफिकेशन कहलाता है। ये दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उभय लिंगाश्रयी तथा एक लिंगाश्रयी में अंतर कीजिए। देखिए इसका राइट आंसर उभय लिंगाश्रयी क्या होता है दोस्तों? यहाँ देखिए, जब नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर लगे होते हैं तो ऐसे पौधे को एक क्षयक कहते हैं। जैसे लौकी हो गया, कद्दू हो गया, खीरा हो गया, मक्का हो गया और यहाँ पे अरंडी हो गया आदि। ये सब क्या होते हैं दोस्तों? उभय लिंगाश्रयी होते हैं। अब देखिएगा इसका एक क्षयक पौधों में बहुधा नर पुष्प शीर्ष की ओर तथा मादा पुष्प नीचे की ओर लगे होते रहते हैं। ठीक है, इन पौधों के पुष्पों में स्वपरागण भी हो जाता है। ठीक है, इन पौधों के पुष्पों में स्वपरागण भी हो सकता है। अब बात करेंगे एक लिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रयी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये देखिएगा, एक लिंगाश्रयी जो होता है दोस्तों, जब नर तथा मादा पुष्प दोनों भिन्न भिन्न पौधों पर लगे होते हैं तो ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? द्विक्षयक कहते हैं। जैसे पपीता हो गया, सहतूत हो गया, भांग हो गया, केवड़ा हो गया, डेट पाम हो गया और दोस्तों आज ये सब क्या होते हैं? द्विक्षयक पौधों में केवल क्या होते हैं दोस्तों? केवल पर परागण है ही क्या होते हैं दोस्तों? संभव होते हैं। यानी द्विक्षयक पौधों में केवल पर परागण ही संभव होते हैं। ये दोस्तों आप सबको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए। चलिए अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखते हैं। यह शब्द नॉल ने दिया। अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं तथा ऐसे फलनों को अनिषेक फलनी फल यानी दोस्तों आप सबको यहाँ पे कहते हैं। यानी दोस्तों आगे देखिएगा, यह फल बीज रहित होते हैं, यानी इसमें बीज नहीं होता है। अंगूर हो गया, जैसे केला हो गया तथा अनानास, इन सब में बीज नहीं होता है। में प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है। अनिषेक फलन को हार्मोन जैसे देखिएगा ऑक्सीन व जिबरेलिन के छिड़काव से भी प्रेरित किया जाता है। अनार हो गया, नारियल हो गया या उन फलों में जिनमें खाने योग्य भाग बीज, यानी ध्यान देना खाने योग्य भाग जो बीज का है, उन सभी फलों की बात किया जा रहा है जिनमें खाने योग्य भाग बीज का है। अनिषेक फलनी फल बनाना बेकार होता है। ठीक है, ये आप सबको समझना है। अब दोस्तों आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सारे क्वेश्चन आप सबको तैयार कर लेना है। ठीक है मेरे पास बच्चों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन को दोस्तों आप सब स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दोस्तों पढ़ने के लिए। देखिएगा, वायु प्रदूषण के कारण
शीर्षक पर टिप्पणी लिखिए। चलिए, वायु प्रदूषण के कारण शीर्षक पर टिप्पणी आपको लिखना है। वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे O2 21% पाया जाता है, N2 दोस्तों आप सबका 78% पाया जाता है, और आर्गन जो होता है दोस्तों वह 1% से कम पाया जाता है। ठीक है, CO2 जो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03% होता है। ठीक है, आदि जो होते हैं ये क्या होते हैं दोस्तों, वायु में किसी भी गैस की मात्रा संतुलित अनुपात से अधिक होना अथवा कम होना अथवा अन्य किसी पदार्थ का समावेश वायु प्रदूषण कहलाता है। यानी जब इनका दोस्तों समावेश कम ज़्यादा होने लगता है दोस्तों, इनकी जो नंबरिंग होती है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए इन सब का जितना रेशियो है दोस्तों, ये दोस्तों जब ऊपर नीचे होने लगते हैं, कम ज़्यादा होने लगते हैं, तभी वायु प्रदूषण का वही हो जाता है दोस्तों, वायु प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन। अब देखिएगा, और इस प्रकार की वायु श्वसन के योग्य नहीं रहती है। सभी जीव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते तथा ऑक्सीजन लेते हैं। याद रखना, सभी जीव ऐसा करते हैं, किंतु हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर ऑक्सीजन, याद रखिएगा, ऑक्सीजन, हरे पौधे की बात किया गया है बच्चों यहाँ पे, ऑक्सीजन वायु में छोड़ देते हैं सभी पौधे सूर्य के प्रकाश में। इस प्रकार इन दोनों गैसों का अनुपात संतुलित रहता है। यानी जो सूर्य होते हैं वो दिन में क्या करते हैं, वो सूर्य के दोस्तों रोशनी से जो पौधे होते हैं वो दिन में क्या करते हैं, वो दोस्तों पौधे जो होते हैं वो बिल्कुल ऑक्सीजन को दोस्तों क्या करते हैं, छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं दोस्तों, लेते हैं, ऐसा दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा, मनुष्य अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करके इस संतुलन को बिगाड़ता है। यानी सभी पौधों को काटता है, जिससे दोस्तों क्या होता है, ऑक्सीजन की जो दोस्तों क्या होती है दोस्तों, रेशियो होती है, वो दोस्तों क्या होती है, कम ज्यादा होने लगती है, वायु प्रदूषण होने लगता है। क्योंकि दोस्तों वायु में दोस्तों ऑक्सीजन भी तो होना चाहिए, पौधों से ही मिलता है हम सबको, इसलिए पौधों को काटना नहीं चाहिए। एक और वह आगे देखिए, वनों इत्यादि को अनियोजित प्रकार से काट डालता है, तो दूसरी ओर वह कल कारखाने, औद्योगिक संस्थान आदि चलाकर वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाता है। साथ ही नाइट्रोजन, सल्फर आदि अनेक तत्वों के सल्फाइड ऑक्साइड इत्यादि वायुमंडल में डाल देता है। ये दोस्तों खुद इंसान अपने से ही दोस्तों क्या कर रहा है, नुकसान कर रहा है। वायु प्रदूषण खुद इंसान ही फैला रहा है। ध्यान दे रहे हो ना आप सब, पौधों को बिल्कुल नहीं काटना है मेरे बच्चों, याद रखना। ठीक है, अब देखिएगा गैसीय, अब यहाँ पे दोस्तों वायु प्रदूषण के कारण और स्रोत, वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण और स्रोत निम्नवत हैं। चलिए हम देखते हैं क्या गैसीय वायु प्रदूषण। अब देखिएगा गैसीय वायु प्रदूषण क्या होता है दोस्तों, आराम से यहाँ पे देखिए। ठीक है, आराम से दोस्तों यहाँ पे हम अच्छे से बताएंगे। देखिएगा, गैसीय वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैसें कार्बनिक तथा अकार्बनिक होते हैं। अतः इस गैसीय प्रदूषक को वर्णन निम्नवत हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला देखिएगा सल्फर के ऑक्साइड, दूसरा जो होता है दोस्तों कार्बन के ऑक्साइड होता है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड तीसरा होता है, चौथा दोस्तों आपका हाइड्रोकार्बन होता है, और पांचवा नंबर जो दोस्तों होता है वो क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे क्या, अब यहाँ दोस्तों देखिएगा सेकेंड कणिकीय प्रदूषण। कणिकीय प्रदूषण क्या होता है, धुआं से होता है दोस्तों, धूल होता है, कोहरा होता है, धूम्र होता है, ये दोस्तों क्या होते हैं, ये दोस्तों कणिकीय प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। सहभोजिता क्या होता है, चलिए इस पे हम लोग टिप्पणी लिखते हैं और समझते हैं। यह दो जीव के बीच परस्पर संबंध है सहभोजिता, जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को न हानि होता है न लाभ होता है। आम की शाखा पर अधिपादक के रूप में उगने वाला आर्किड और व्हेल की पीठ को आवास बनाने वाले बार्नेकल को लाभ होता है, जबकि आम के पेड़ और व्हेल को उनसे कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है, पक्षी में जैसे कि बगुला हो गया, और चारण पशु जैसे कि बगुला हो गया, पक्षी में बगुला और चारण पशु जैसे कि गाय भैंस होती है ना जो चरती हैं, के निकट साहचर्य में रहते हैं। यानी बकुला जो है भैंस और गाय के साथ क्या करते हैं, जब चरती हैं गैया तो उनके साथ साथ तो चलते हैं, तो उनको दोस्तों आप देखिएगा क्या फायदा होता है। सहभोजिता का यह उत्कृष्ट उदाहरण है। क्यों, देखिएगा, क्योंकि जहां पशु चरते हैं उसके पास ही बकुला भोजन प्राप्ति के लिए रहते हैं, क्योंकि जब पशु चरते हैं तो वनस्पति को
हिलाते हैं, यानी पेड़ पौधे को क्या करते हैं, हिलाते हैं, घास उसको हिलाते हैं और उसमें से कीट बाहर निकलते हैं और बकुला उन कीटों को क्या करते हैं, खाते हैं। अन्यथा वनस्पति कीटों को ढूंढना और पकड़ना बकुले के लिए कठिन होता। ठीक है, यानी बकुला फिर खा नहीं पाता यदि ऐसा उनके साथ सहचर्य न बनाता भैंसों के साथ। चलिए, सहभोजिता का दूसरा उदाहरण समुद्री एनीमोन दंसन है। ठीक है, स्पर्शक है। ठीक है, जिसमें उनके बीच क्लाउन मछली रहती है। मछलियों को परभक्षियों से सुरक्षा मिलती है जो दंसन स्पर्शकों से दूर रहते हैं। क्लाउन पक्षियों से एनीमोन को कोई लाभ मिलता तो ऐसा नहीं लगता, मतलब कि कोई उससे लाभ तो नहीं मिलता होगा, ऐसा श्योर है। चलिए, अब देखिएगा नेक्स्ट आपका सहजीव। सहजीव क्या होता है दोस्तों, सेकंड इसका हम बताते हैं, अच्छे से समझाते हैं, क्योंकि दोस्तों टिप्पणी लिखना है ना, अच्छे से देखिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ देखिएगा, यह दो विभिन्न प्रजातियों के जीवों के बीच पाया जाने वाला सहजीव संबंध होता है, जिसमें दोनों जीवों को परस्पर लाभ होता है। कवक और प्रकाश संश्लेषण शैवाल या सायनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ सहयोगकारी संबंध का उदाहरण लाइकेन में देखा जा सकता है। इस प्रकार कवकों और उच्च कोटि पादपों की जड़ों के बीच कवक मूल साहचर्य है। ठीक है, आगे देखिएगा, कवक मृदा से अत्यावश्यक पोषक तत्वों के अवशोषण में पादपों की सहायता करते हैं, जबकि बदले में पादप कवकों को ऊर्जा उत्पादी कार्बोहाइड्रेट देते हैं। यानी जो दोस्तों आप सबको हम बता दें, सहभोजिता और सहजीविता में दोस्तों क्या होता है, सहजीवन और सहभोजिता में दोस्तों केवल इतना डिफरेंस है, जो सहभोजिता होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि एक के साथ एक चलता है, लेकिन एक से एक का कोई मतलब नहीं। इसमें दोस्तों क्या होता है कि दोनों का एक दूसरे से मतलब होता है। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। संकर ओज पर टिप्पणी लिखिए। चलिए, संकर ओज देखिए, विभिन्न आनुवांशिक संगठन युक्त दो या दो से अधिक जातियों में मौजूद लक्षणों को एक ही जाति में विकसित करने की विधि संकर कहलाती है। ठीक है, तथा इस प्रकार प्राप्त हुई जातियों को संकर ओज कहते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए, अनुवांशिकीय रूपांतरित फसलों पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, कीट पीड़कों से प्रतिरोधकता विकसित करने की यह पादप प्रजनन विधि है। ठीक है, इस विधि से प्राप्त पौधों पर कीट पीड़कों का कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। अब आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये पौधे जीवाणु कवक जीन द्वारा परिवर्तित कर दिए जाते हैं, इसलिए इन्हें अनुवांशिकीय रूपांतरित फसल कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे देख लीजिएगा, बीटी फसलें होती हैं, वही दोस्तों इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है देखिएगा, बायोपायरेसी किसे कहते हैं। बायोपायरेसी किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको पता है कि नहीं। मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। ये दोस्तों राइट आंसर, बिल्कुल सही और सटीक दोस्तों राइट आंसर लिखा गया है। इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अम्लीय वर्षा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। एक बार मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को जरूर रिपीट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों आप सबको बिल्कुल याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल याद रहे। ठीक है, याद हो जाएगा। अम्लीय वर्षा एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। देखिएगा क्या है, अम्लीय वर्षा प्राकृतिक ईंधनों के जलने अनेक पदार्थों के ऑक्साइड, विशेषकर गंधक, नाइट्रोजन आदि के जल वाष्प के साथ मिलकर अम्ल बना लेते हैं। जैसे अब आगे देखिएगा, SO2 से SO3, याद रखिएगा, SO2 से SO3 तथा H2SO4। ये आप सेकेंड देखिएगा, NO2 से आपका NHO3 आदि बन जाते हैं। ये दोस्तों आप सबका है। अब देखिएगा, जब ये अम्ल अधिक आंध्र में जल के साथ गर्म के रूप में गिरते हैं, इस अम्लीय वर्षा कहलाते हैं। ठीक है, यानी जब ये क्या होते हैं दोस्त, जब ये अम्ल
अधिक आर्द्रता में जल के साथ वर्ष के रूप में गिरते हैं, यानी वर्षा होगा दोस्तों, यहाँ पे वर्षा के रूप में गिरते हैं, इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपका ठीक है के रूप में गिरते हैं तो ये अम्लीय वर्षा कहलाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रहना चाहिए एसिड रेन क्या होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिएगा, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? यौन शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह पेपर में आपके आता भी है, बहुत ही दोस्तों आता है। देखिएगा, विद्यालय में यौन शिक्षा अति आवश्यक है क्योंकि इससे छात्रों को किशोरावस्था संबंधित परिवर्तनों व समस्याओं के निदान की सही जानकारी मिलेगी। यौन शिक्षा से उन्हें यौन संबंध के प्रति भ्रांतियां व मिथ्या धारणाओं को खत्म करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ उन्हें सुरक्षित यौन संबंध, गर्भ निरोधक का उपयोग और दोस्तों यहाँ पे प्रयोग, यौन संचारित रोगों, उनसे बचाव व निदान की जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप आने वाली पीढ़ी भावनात्मक व मानसिक रूप से समृद्ध होगी, यानी अच्छी होगी। ये दोस्तों यहाँ पे बताया गया। अब देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसको जरूर तैयार करिएगा दोस्तों, आपके पेपर में 100% इस बार आ रहा है। कौन सा? क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? हाँ तो क्यों, बताइएगा। चलिए दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या गर्भ निरोधक का उपयोग न्यायोचित है? कारण बताइए। यह दोस्तों आप सबके पेपर में 100% आएगा, बिल्कुल श्योर है। देखिएगा, विश्व की बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे दोस्तों कंडोम हो गया, जैसे गर्भ निरोधक से न सिर्फ सहगर्भता से बचाया जा सकता है, बल्कि दोस्तों याद रखिएगा, यह अनेक यौन संचारित रोगों व संक्रमणों से भी बचाता है, यानी उससे भी बचाव करता है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन दोस्तों? बिल्कुल आप सबको दोस्तों हम बता दें, कंडोम। ठीक है, देखिएगा, गर्भ निरोधक के प्रयोग द्वारा किसी भी प्रकार के अवांछनीय परिणाम से बचा जा सकता है या उससे रोका जा सकता है। ठीक है, ये दोस्तों आप सबको ध्यान में देना है। अब देखिएगा नेक्स्ट, विश्व के अधिकांश दंपति मतलब होता है कपल्स। ठीक है, विश्व के अधिकांश कपल पति पत्नी जो होते हैं दोस्तों, उसी की बात किया जा रहा है। विश्व के अधिकांश दंपति गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करते हैं। गर्भ निरोधक के इन सभी अधिकांश दंपति गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करते हैं। गर्भ निरोधकों के इन सभी महत्व के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इनका उपयोग न्यायोचित है, यानी यदि न्यायोचित ना होता तो इतना यूज क्यों किया जाता? क्यों दोस्तों, सही कह रहा हूं ना। और दोस्तों इतने रोगों से यहाँ पे बचाव होता है दोस्तों, यौन दोस्तों संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं दोस्तों, उससे बचा जा सकता है। यौन संचारित रोगों से और संक्रमणों से दोस्तों आराम से बचा जा सकता है, उसमें दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसलिए दोस्तों इसका हमेशा क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तनवाद की व्याख्या कीजिए। चलिए, उत्परिवर्तनवाद की परिभाषा तथा कारण भी लिखिए। इस तरह से दोनों क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है, चाहे ये पूछ ले, दोनों दोस्तों आप सबके पेपर में आता है। ये दोस्तों 2011, 13 और 14 दोस्तों 2018 और 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप सब जरूर तैयार रखिएगा। देखिएगा, उत्परिवर्तनवाद की व्याख्या ह्यूगो डी ब्रिज ने की। ठीक है, यानी दोस्तों ह्यूगो डी ब्रिज ने की। इन्होंने बताया कि नई जीव जातियों का विकास छोटी छोटे विभिन्नताओं में परिवर्तन न होकर वंशानुगत रूप में परिवर्तित होता है। इस परिवर्तन को ही दोस्तों उत्परिवर्तन का नाम दिया गया है। इन्होंने हमें यह बताया कि यह परिवर्तन लगभग सभी जीव जातियों में पाया जाता है, यानी ये सभी जीव जातियों में होता है, इन्होंने ऐसा हमको बताया है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है दोस्तों, लैमार्कवाद की व्याख्या करो। भाई साहब हर वर्ष 2012 में, 13 में, 17 में, 19 में, 2021 में आया दोस्तों, 2022 में भी दोस्तों नहीं आया, लेकिन 2023 में फिर आएगा, एक साल दोस्तों गैपिंग करके। चलिए 100% आएगा। चलो तैयार करो मेरे पास चीज को जल्दी। देखिएगा क्या है दोस्तों आंसर इसका। देखिएगा, लैमार्क को विकासवाद का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। वातावरण के परिवर्तन के कारण जीव की उत्पत्ति
अंगों का व्यवहार या अव्यवहार, जीव काल में अर्जित गुणों का जीव द्वारा अपनी संतति के संतानों में दिखता है। लैमार्क ने इसे सिद्धांत व्यवहार व अव्यवहार का सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों ये कैसा लगा वीडियो दोस्तों, आप सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बस दोस्तों इतना ही दोस्तों आप सबके लिए लेकर आए थे इस वीडियो में। दोस्तों आप सबको अच्छे से इतना तैयार करना है। 100% दोस्तों आप सबको बता रहे हैं मेरे भाई बच्चों, 100% आप सबको दोस्तों कितना 60 यानी याद रखिएगा 65 नंबर, 70 में दोस्तों आप सबको 65 नंबर श्योर है दोस्तों मिल जाएगा, बिल्कुल श्योर है। इसको दोस्तों एक बार और देख लीजिएगा दोस्तों, 100% दोस्तों आप सबका 65 याद रखिएगा 65 नंबर शेयर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ऑब्जेक्टिव भी दोस्तों 1 से 2 नंबर एक से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, 1 से 2 नंबर का काम बन जाएगा। यानी दोस्तों आप सबका यही बढ़ के दोस्तों आप 2 नंबर और बढ़ा देंगे दोस्तों 67 नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से दोस्तों आप सबको दोस्तों मैंने मैक्सिमम नंबर दिला दिया, श्योर करा दिया दोस्तों। इसको तैयार करना, बस इतना ही तैयार करना दोस्तों। आप सब पेपर उठा के देख लीजिएगा, 100% दोस्तों सारे क्वेश्चन यहीं से आए होंगे, बिल्कुल दोस्तों गारंटी के साथ कहते हैं। दोस्तों इस तरह का वीडियो दोस्तों देखने के लिए अपने चैनल एग्जाम को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों इतना आप सबके साथ मेहनत की है तो मेरे प्यारे बच्चों आप सब प्लीज जरूर अपने सभी मित्रों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे हर एक बच्चा देख सके, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो आप सबको मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।